कहेंगे मुकेश जी? कृषि हमारे यहाँ आज भी मौसम पे आधारित है, और अगर सरकार चाहती है कि किसानों को सिंचाई के लिए मौसम की जानकारी पूरी मिलती रहे समय पे, तो ये बहुत जरूरी है कि मौसम विभाग को और दुरुस्त किया जाए। उसके लिए जो भी फंड सरकार दे सकती है वो सरकार उसको उपलब्ध कराए, जिससे कि कृषि में समय पे लोग अपनी बुआई कर सकें, जो भी सीजन पता रहे उससे कम नुकसान भी होगा और फसल भी बढ़ाई जा सकेगी। जी, और महिलाओं की सुरक्षा पर भी खास जोर दिया गया है। महिलाओं को भी काफी उम्मीदें थी वित्त मंत्री से महिलाओं की सुरक्षा के लिए 150 करोड़, साथ ही बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस पर विनोद जी आपकी राय? देखिए, ये एक बहुत जरूरी कदम है। आधी पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है वो महिलाएं हैं, बराबर की भागीदार हैं। खाली एक इस नजरिए पर लेना कि महिलाओं के लिए पूरे का पूरा काम जैसा पुरुषों के लिए होता है वैसा ही किया जाना चाहिए, तो ये बहुत शर्मनाक है कि हमें ये आज डिस्कस करना पड़ता है कि ये सिक्योरिटी के लिए हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है इस चीज की। कहीं ना कहीं उसके लिए कैरेक्टर रेजिंग की बात है। तो 150 करोड़ उन्होंने रखा है। निर्भया फंड पहले से भी बनाया गया था। उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम समाज को इस तरह से डेवलप करें कि ये जो जहां तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पहले आना चाहिए और बहुत ज्यादा इसमें एलोकेशन होना चाहिए। उससे शायद आधी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। जी, और एक और पॉइंट है जिस पर हम नजर अपने दर्शकों की डालना चाहेंगे कि एजुकेशन और हेल्थ को भी प्राथमिकता दी गई है। इसमें 5 नए IIT 5 नए IIM खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, जहां पर आपको बता दें कि हिमाचल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र में IIM खोले जाएंगे। 15 नए ग्रामीण अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा 12 जो है नए सरकारी जो है मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। इसके अलावा 15 नए ग्रामीण मेडिकल रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। 4 नए एम्स बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए की बात कही गई है। और ये वो जगह है एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन सबसे बड़ी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि अगर एक अच्छा एजुकेटेड युवा होगा तभी देश का विकास होगा। क्या कहेंगे मुकेश जी? तो ये क्या जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए, ये इन्हें आप पर्याप्त मानते हैं? जी बिल्कुल, सरकार ये बहुत जरूरी था कि इस समय सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पे विशेष ध्यान दे, और उसके लिए उन्होंने जो सभी पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि सभी राज्यों में हम एम्स बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो इसलिए, और IIT जिस हिसाब से हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है और हायर एजुकेशन के लिए लोग आ रहे हैं आगे, तो उसके लिए IIM और IIT की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों अभी भी उसमें सीटें नहीं मिल पाती हैं, और इसलिए जितने अच्छे लोग उससे पास होंगे उससे रोजगार की और चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए ये बहुत सराहनीय कदम है कि सरकार ने IIT और IIM खोलने का नया प्रस्ताव रखा है। साथ में एम्स और मेडिकल के लिए उन्होंने और अच्छे इसमें प्रस्ताव रखे हैं। जी, यहाँ पर मुकेश जी आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से गंगा की स्वच्छता की बात की गई है, इसे लेकर भी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की है, और साथ ही ये भी कहा है, जिस तरीके से कहा गया है कि इलाहाबाद से जगह याद नहीं है मुझे, इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग बनाया जाएगा। ये भी एक काफी पॉजिटिव कदम हम इसे देख सकते हैं। जी, इस सरकार की पुराने वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम से ये इच्छा रही है कि ये नदियों के मार्ग को भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह से यूज किया जाए, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी ये बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया था कि ये जल मार्ग को हम एज ए ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करें, जिससे कि कम समय में हम ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। और ये नई सरकार ने, मोदी सरकार ने उस पुराने कार्यक्रम को दोबारा रिवाइव कर दिया है जी। और नदियों से मोदी सरकार का बहुत गहरा नाता है, तो इससे दिल से जुड़े हुए हैं सभी सरकार के लोग, और इसमें काफी सरकार इस समय पूरा जोर दे रही है नदियों की सफाई पे और नदियों के फिर वापस जीवित करने में, जिससे कि हम पीने के पानी की समस्या को समाधान कर पाएंगे, क्योंकि पानी बहुत कीमती हो गया है हमारे देश में। जी, पानी बहुत कीमती है हमारे देश के लिए, और ये जो जलमार्ग की जो बात की गई है, ये 1620 किलोमीटर का लंबा जलमार्ग बनेगा, और इसके लिए गंगा जलमार्ग विकास के लिए 4,200 करोड़ रुपए की बात कही गई है, और ये जो जलमार्ग होगा ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारे गेस्ट हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक।
Bridgestone, rubber tracks at lowest price. For more details and queries, contact phone numbers available on your screen. उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारत करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो. Some may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो. जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए. Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. गाइस, ये मेहरबानी किस लिए? अपने लिए बना रहा था तो शर्ट चाहिए. लुक एट योर साइज. परफ्यूम. अबे तो बोल ना. आई वॉज थिंकिंग अपने रिलायंस डिजिटल टीवी पे जो हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट किए ना, उसके बदले हम कुकरी वाला चैनल ले लेते. कम ऑन यार गाइस. रिलायंस डिजिटल टीवी का कोई भी चैनल पैक खरीदने पर मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स. कलेक्ट करो और बाद में किसी भी चैनल पैक से रिडीम करो. रिलायंस. खबर चाहे जैसी हो, सियासी उठा पटक से लेकर खेल के मैदान तक, कुदरत के कहर से जुर्म के जाल तक, सेंसेक्स के संग्राम से बॉलीवुड के बवंडर तक, त्योहारों के रंगों से आस्था के समंदर तक, बयानों से लेकर बहस तक, दिन की हर खबर पर हम रखते हैं पहली नजर. हमारे अनुभवी जर्नलिस्ट करते हैं खबरों की बारीकी से तहकीकात. तब जाकर वो बनती है कुछ खास. खास खबरों का खास प्रोग्राम, स्पेशल एजेंडा, शाम 8:30 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर. स्वागत है आपका चैंपियंस क्लब में, जहां क्रिकेट है धर्म. ओलंपिक में बढ़ते कदम, कॉमनवेल्थ में रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड. है सुमन. स्पोर्ट्स एंड मनोज जो है हॉकी में 2 बार गोल्ड मेडल. क्या बॉलर अपनी नए पाने रामिया वो पारा ओलंपिक में भी रखी इंडिया ने 13 दिखाया की पढ़ाई पढ़नी पड़ रहे. आपने इसे पढ़ाई सब जो हमारी खेली को बहुत सकते. हमारे रिपोर्टर ना बॉक्सिंग में महिला छुट्टी, क्रिकेट से सबका ना रियो पर नजर. भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए. स्क्रिप्ट पर पैनी नजर. दमदार आवाज, खेल जगत की घटनाएं और उनका विश्लेषण खेल जगत के वरिष्ठ दिग्गजों के साथ सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ A to Z न्यूज में. उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारत करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो. Some may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो. जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए. Bridgestone, rubber tracks at lowest price. For more details and queries, contact phone numbers available on your screen.
बार आपका स्वागत है। तो मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश कर दिया गया है। जैसी उम्मीदें जनता को थी, काफी हद तक उस पर खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है ये आम बजट। और इस पर चर्चा करने के लिए अब चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए हैं अमन जी हैं हमारे साथ, आर्थिक मामलों की जानकार हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी चर्चा में हमारे साथ पहले से ही शामिल हैं। अमन जी, यहाँ पर आप अभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी राय भी हम जरूर लेना चाहेंगे। मोदी सरकार के इस पहले बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं जिस इंडस्ट्री को रियल एस्टेट की रिप्रेजेंट करता हूं, सबसे पहले उस इंडस्ट्री के बिहाफ पे मैं मोदी सरकार की इस प्रथम बजट का स्वागत करता हूं जी। और इस बजट में जो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जी पॉइंट्स और बातों पर ध्यान दिया गया है जी, उनके लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। जी। जैसे मोदी सरकार में पहला सपना उन्होंने रखा है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020, जी। सबके लिए घर। जी बहुत अच्छा सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए जी हम लोगों को जरूरत है प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और डिफरेंट पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करने की, जो मोटिवेशन के साथ इस सपने की तरफ आगे बढ़ सके। उसी के आधार पर इस बजट में जिक्र करा गया है अफोर्डेबल हाउसिंग पर इंसेंटिवाइज करने का, जी, जो एक मोटिवेशन देगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोगों को, उस पर फोकस करके सारी समस्याओं का सामना करते हुए हाउसिंग फॉर ऑल के सपने की तरफ अग्रसर होने की। इसी बजट में बात किया गया है 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ के बजट एलोकेशन का। जी। इसी बजट में बात किया गया 4,000 करोड़ की एलोकेशन का बैंक्स को फॉर होम लोन सब्सिडी और रियायत के लिए। जी। ये एक डायरेक्ट एनकरेजमेंट देगा, क्योंकि अगर हम हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रहे हैं तो जो हाउसिंग फॉर ऑल हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमको डिफरेंट एनकरेजमेंट्स देने पड़ेंगे आज की इकोनॉमी को देखते हुए। तो ये अगर हाउसिंग में भी जो एक आगे हाथ बढ़ाया गया है, इसको भी हम साकार करेंगे तो ये एक एनकरेजमेंट रहेगा। इसके बाद बहुत अच्छी बातें की गई हैं, जैसे आज की तारीख में आप देखें मेट्रोज में माइग्रेशन बढ़ रहा है। जी। उस माइग्रेशन को कंट्रोल करने की तरफ का तरीका एक ये है कि हम जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज हैं उनकी तरफ फोकस करें। जी। अर्थात हम उनके विकास पर ध्यान दें। वो एक संतुलित विकास का आधार है लॉन्ग टर्म में, जी। जिसके लिए इस बजट में बात की गई। मेट्रो सिर्फ मेट्रोज तक सीमित न रहे, 20 लाख की पॉपुलेशन के शहरों पर भी मेट्रो का ध्यान दिया जाए। जी। इसी प्रकार से बात की गई और संतुलित विकास की इन टियर 2 सिटीज के लिए, जिससे कि माइग्रेशन पर भी कंट्रोल हो सके। तो जो हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए देख रहे हैं, इन सब पॉइंट्स के आधार पर एक एनकरेजमेंट की संभावना है और हम इसके आधार पर और आगे उम्मीद करते हैं कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी रियल एस्टेट डिमांड करता रहा है, उसकी तरफ भी सरकार हाथ बढ़ाएगी और हम सभी लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर प्राइवेट पार्टनरशिप को एक सौहार्दपूर्ण ढंग से देखते हुए गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा बढ़ा के इस संतुलित लॉन्ग टर्म विकास की तरफ, जो बजट जिसकी शुरुआत है, एक साथ देंगे। जी। और इसी साथ की कहीं ना कहीं सरकार को भी जरूरत है, क्योंकि यही फोकस हमने कहीं ना कहीं रेल बजट में भी देखा था और आम बजट में भी ये फोकस हमें सरकार का देखने को मिला है, क्योंकि काफी तवज्जो दी गई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। क्या कहेंगे अमन जी? बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी रिसेंटली रेल बजट को हमने देखा, उसमें भी बहुत बड़ा जोर दिया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। जी। जो तीनों माध्यम से अगर आप देखें तो जो प्राइवेट पार्टनरशिप आप प्रमोट कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस देश का ही ग्रोथ का हिस्सा है। जी। अगर मैं फिर से रियल एस्टेट सेक्टर की बात करूं या रेल बजट की बात करूं, तो जो भी डेवलपमेंट है, अगर उसमें मैं प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहा हूं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से सीधे 200 से 300 इंडस्ट्रीज जुड़ती हैं। जी। अगर प्राइवेट पार्टनरशिप प्रमोट हो रही है तो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर प्रमोट नहीं हो रहा, इस देश की मैक्सिमम इंडस्ट्रीज प्रमोट हो रही है। जी बिल्कुल। इसी प्रकार से रेल बजट में बात की गई, तो प्राइवेट पार्टनरशिप से काम हम पूरी तरीके से उम्मीद करते हैं कि तेजी से होगा, एफिशिएंटली होगा, और जो ग्रोथ का सपना, जो टारगेट्स रखे गए हैं, आज की डेट में लग रहे हैं कि भी वो टारगेट्स हैं, लेकिन वो टारगेट्स एक इस लेवल के रखे गए हैं। तो अगर हम इन सब चीजों को मिलाएं और मेहनत से काम करें, तो इंसान जो टारगेट रखे उस पर मोटिवेशन ले तो उसको अचीव किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो उसको अचीव किया जा सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और शायद से इसको मोदी सरकार बहुत अच्छे से समझती है और इसे यूटिलाइज भी करना चाहती है देश के विकास के लिए। वहीं एक प्रमुख बिंदु और जो चुनौती है सरकार के लिए वो है एफडीआई, और यहाँ पर अगर हम एफडीआई की बात करें तो सरकार ने साफ कहा है कि वो एफडीआई को प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में 49% एफडीआई को मंजूरी की बात कही गई है। रक्षा क्षेत्र में 26 से
सरकार ने साफ कहा है कि वो एफडीआई को प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में 49% एफडीआई को मंजूरी की बात कही गई है। रक्षा क्षेत्र में 26 से 49% एफडीआई का प्रस्ताव रखा गया है और स्मार्ट सिटी के लिए भी एफडीआई की बात कही गई है। इस पर क्या कुछ कह रहे थे वित्त मंत्री, एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं। Our domestic manufacturing capabilities are still at a nascent stage. We are buying substantial part of our defense requirements directly from foreign players, companies controlled by foreign governments, and foreign private parties are supplying our defense requirement to us at a considerable outflow of foreign exchange. Currently, we permit 26% FDI in defense manufacturing. The composite cap of foreign exchange is being raised to 49% with full management control, Indian management and control through the FIPP route. As the fruits of development reach an increasingly large number of people, the pace of migration from rural areas to the cities is increasing. A new middle class is emerging which has aspirations of better living standards. Unless new cities are developed to accommodate the burgeoning number of people through existing cities would become unlivable. The Prime Minister has a vision of developing 100 smart cities as satellite towns of larger cities by modernizing the existing mid-sized cities. To provide the necessary focus to this critical activity, I have provided a sum of rupees 7,060 crores in the current. के विकास की बात कही गई है वित्त मंत्री की तरफ से और इसमें यह भी बात कही गई है कि एफडीआई की शर्तों को जो है सरल बनाया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे विनोद जी? एफडीआई की शर्तों को बिल्कुल सरल बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटीज के लिए पैसा चाहिए, पैसा बिल्कुल अमन जी जैसा कह रहे थे, रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी इससे बूम आउट होती है। और सबसे बड़ी बात है, खाली रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं है, इससे सिटी डेवलप होने से टायर 2 सिटी अगर डेवलप होता है तो टायर 1 सिटी के ऊपर लोड कम पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों की भी एस्पायरेशंस ये हैं, मैं भी टायर 2 सिटी से आता हूं, तो मुझे लगता है कि अगर मेरा शहर उतना ही ग्रो करता है, मुझे वही सब फैसिलिटीज वहां मिलती हैं, मुझे मेट्रो मेरे 20 लाख के शहर में भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं बैक टू विलेज का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इस पूरे बजट में दिखाई देता है। लोड कम होने से उसके साथ साथ उन शहर के लोगों को भी फायदा होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनकी अपनी ग्रोथ होती है और कहीं ना कहीं उससे पूरे देश का फायदा होता है। तो एफडीआई आने से डिफेंस में 49%, उसके साथ साथ इंश्योरेंस में, उसके साथ और सेक्टर्स में भी। और मोदी जी तो पीपीपी मॉडल के लिए जाने जाते हैं, वो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और बहुत अच्छा उन्होंने सक्सेसफुली अपने जो पुराने मॉडल को, गुजरात मॉडल को एक्सप्लोर करते हैं, उसमें वो पीपीपी मॉडल को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। और वो आप ठीक कह रहे थे कि रेल बजट में उसका हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे गया था कि किस तरफ हम लोग ले जाना चाह रहे हैं अपने देश को, और इसमें कहीं कुछ गलत भी नहीं है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कहीं से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, कहीं से हमें उसके साथ साथ पैसा भी मिलता है और उसके साथ साथ हम डायरेक्ट टैक्सेस में उनका ट्रस्ट रिपोज कर पाएं, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि पिछले बजट में जब एफडीआई अलाउ की गई थी, उसके बाद एफडीआई की एप्लीकेशन ही नहीं मिली भारत सरकार को, तो कहीं उसको भी देखना पड़ेगा कि उसके कारण क्या थे, लोग क्यों नहीं आना चाहते हमारे साथ। जी, शायद से यही वजह है कि कहा जा रहा है कि एफडीआई के नियमों को सरल बनाया जाएगा। क्या कहेंगे अमन जी, जो ये 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात कही गई है और इसके लिए 60 करोड़ रुपए को देने की का प्रस्ताव की बात कही गई है, ऐसे में ये भी जो कहा गया है, जिस तरीके से विनोद जी भी कहे हैं कि ये कारण भी देखने होंगे कि आखिरकार क्या वजह रही थी कि कोई एप्लीकेशन ही नहीं आए, इस पर आपका भी जानकारी जानना चाहेंगे। देखिए, मैं यहाँ कुछ बातों को रिकॉल करना चाहूंगा। हमने न्यू गवर्नमेंट के साथ बात की सबको साथ लेके चलने की, 125 करोड़ जनता को साथ लेके चलने की, संतुलित विकास की। जो आज हमारी इकोनॉमी है, इसमें हम एक कड़वी दवा और मीठी दवा की बात करते हैं। कड़वी दवा और मीठी दवा से थोड़ा सा हम एक बात इसको भी देखें कि लॉन्ग टर्म में हमें बीच की दवा यानी संतुलित दवा की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। वो कब संभव होगी? जब मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से अगर आता हूं, तो आप अगर देखें, जैसे मैंने आपसे कहा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री देश की अमूमन हर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। अब अगर मैं आपके इस क्वेश्चन को उस पर ढालूं, कैसे हम संतुलित विकास देखेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, वो तब संभव है हम जब सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखेंगे, जैसा कि इस बजट में कुछ पॉइंट से दर्शाया जाता है। हमने बात करी होम लोन को सब्सिडाइज करने की, डायरेक्ट एनकरेजमेंट मिला रियल एस्टेट बायर को या उस पर्सन को जिसके लिए आप होम फॉर ऑल का सपना देख रहे हैं। आपने इस बजट में बात करी डिफरेंट
इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटीज जो गवर्नमेंट एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के डेवलपर को देती है। तो आपने उसका भी मोटिवेशन लेवल दिया इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग पर आपने इंसेंटिवाइज करने की बात करी जी। इस तरीके से अगर हम एक स्टेक होल्डर पार्टनरशिप पर वर्क करेंगे, आपने प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया, लेकिन उसके साथ साथ कर्तव्य इस तरीके के बिंदुओं का जो दर्शाया गया है ये उसको प्रमोट करेगा कि हम उसका ख्याल रखें जी। इसी की आधार पे 100 स्मार्ट सिटीज का सपना मैं देखता हूं। अगर हम अपने देश को संतुलित विकास की तरफ बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली 100 स्मार्ट सिटीज को हम इस नजरिए से देखें कि जो टीयर 2 सिटीज हैं उनके साथ वो कॉम्पीट नहीं कर रही हैं जी। वो उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे रही हैं जी। पुरानी सिटीज में जिन चीजों की कमी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रही हैं जी। जो न्यू इमर्जिंग मिड लेवल लोग हैं उनके लिए जो एस्पिरेशंस हैं उनके ध्यान में रखते हुए वो डेवलपमेंट किया जाएगा जी। जिससे कि एक संतुलित विकास टीयर 2 सिटीज में भी दिखेगा, माइग्रेशन कम होगा और उतना ही इम्पोर्टेंट ये है कि हम पूरे देश के लोगों को साथ में लेकर चल सकेंगे। क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊं 100 स्मार्ट सिटीज का सपना कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रोथ से भी कनेक्ट हो रहा है जी बिल्कुल। क्योंकि अगर हम टीयर 2 सिटीज का डेवलपमेंट देखेंगे तो वहां कमर्शियलाइजेशन डेवलपमेंट होगा, वहां रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन होगा, नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन होगा, तो वो एक क्यूमुलेटिव ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए इंश्योर करेगा और शॉर्ट टर्म में एक साइकोलॉजिकल इंस्पिरेशन देगा कि हाँ हम सबको मिलकर उस सपने की तरफ आगे बढ़ना है, हम सबको एक साथ प्रगति करनी है और एक विकसित देश की तरफ जो पहले भी हमारे लीडर्स ने सपना रखा हुआ है एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़ते चले जी बिल्कुल। विकासशील से विकसित देश की तरफ हमें आगे बढ़ते चले जाना है और इसकी कहीं ना कहीं जो झलक है वो इस आम बजट में जरूर दिख रही है। और इस वक्त अमन जी और विनोद जी में इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एडिटर विद्याशंकर तिवारी जी भी शामिल हो गए हैं। इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से शहरीकरण की बात की जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों की भी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन विद्याशंकर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो विद्याशंकर जी, सबसे पहले आपसे आपकी भी राय जानना चाहेंगे इस आम बजट को लेकर। सबसे पहली प्रतिक्रिया। देखिए, जितना कम समय मिला है यानी 40 दिनों में इस सरकार को मिला है और जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने घूम घूम करके पूरे देश में बोला था और उस हिसाब से जिस हिसाब से अपना घोषणा पत्र तैयार किया था जी। तो आप पाएंगे कि घोषणा पत्र और किए गए वादों को लागू करने की दिशा में ये पहला कदम है। इस बजट में हर मद में आपको दिखाई देगा कि जो कुछ भी उन्होंने वादा किया उस दिशा में उन्हें बढ़ने की कोशिश की है। क्योंकि समय कम मिला है और देश की अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है, बहुत ही कम है, इस वजह से शायद बहुत ज्यादा वो साहसिक कदम अभी नहीं उठा पाए हैं। आगे उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए जी, आगे उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और अमन जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे थे और जिस तरीके से विनोद जी ने भी कहा कि ऐसा भी संभव है कि लोग शहरों से वापस गांव की तरफ बढ़े और शायद से उसकी थोड़ी बहुत झलक यहां पर भी दिखती है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन शुरू किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण के लिए इसकी शुरुआत की जाएगी। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की जाएगी ताकि ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। यानी कि एक पॉइंट अगर हम एक तरीके से देखें तो इस बजट में जहां तक मैं समझ पा रही हूं, आपसे और इस पे विस्तार से जानना चाहूंगी, जहां तक हम समझ पा रहे हैं एक पॉइंट की तरफ जरूर फोकस है, वो है प्रोग्रेस। और वो प्रोग्रेस सबको साथ लेकर चलने के लिए कही गई है, किसी भी सेक्टर को छोड़ा नहीं गया है यहां पर। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेन मुद्दा है प्रोग्रेस। आज एक अवेयरनेस का युग है, हमारी सरकार को भी लोगों ने एक बहुमत से चुना है, अवेयरनेस दर्शाती है जी। 100 स्मार्ट सिटीज या हम किसी भी टॉपिक की बात करें, हमारी इकोनॉमी जो नेशनल इकोनॉमी है ब्रॉडर रूप में ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, डोमेस्टिक रूप में हर इंडस्ट्री एक दूसरे की ग्रोथ से जुड़ी हुई है जी। तो अगर मेरे को रियल एस्टेट को ग्रो करना है तो दूसरों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली मैं ये नहीं कहता कि साहब आप ये सोचें कि जो यहाँ लोग हैं वो सभी वापस जाएं, हम उस चीज को मोटिवेट करें, नहीं। मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूँ, वो भी हो, लेकिन इस तरीके से देखता हूं इस देश की 125 करोड़ जनता को अधिकार है ग्रो करने का। वो ग्रोथ स्टेबल भी होनी चाहिए, ओवर द नाइट ग्रोथ भी गलत है। वो ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जो संतुलित विकास की तरफ हो। मेरा जो किसान भाई किसान खेती कर रहा है, अगर उसको बेटर रिसोर्स मिल रहे हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से खेती के अच्छे रूप में जाने का, एक ग्रोथ है। उससे अगर आगे बढ़े हम, हमारे जो भाई लोग कार्य कर रहे हैं टीयर 2 सिटीज में, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अपनी रिसोर्सेज को, अपनी नॉलेज को, अपने कैलिबर को यूज करने का एक ग्रोथ है। कोई भी शख्स जो वहां पर रह रहा है, अपनी फैमिली को वहां पर रह रहा है, उसके उसी खर्चे में उसको बेटर ऑप्शंस मिले अपनी लिविंग को इम्प्रूव करने का, एक ग्रोथ है।
बड़े लेवल पर अगर कंपनीज हैं, वो कंपनीज को मोटिवेशन मिले इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में टीयर 2 सिटीज में जाके सेटअप करने का, डेफिनेटली ग्रोथ है। तो इस प्रकार से हर किसी की प्रोग्रेस ही संतुलित विकास का आधार हो सकता है। अगर आप सोचेंगे मैं किसी एक सेक्टर का विकास कर लूं, मैं किसी एक शहर का विकास कर लूं या एक इंडस्ट्री का विकास कर लूं, नहीं है संभव। आपको सबके बारे में, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, हमें सबको साथ लेके चलना है, ये एक जन आंदोलन होना चाहिए। इसी प्रकार से मैं मानता हूं कि अगर 100 स्मार्ट सिटीज या रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बिहाफ पे देखूं तो हम लोग भी यही विचार से हैं कि हम अपने साथ जुड़ी हुई 250 से 300 इंडस्ट्रीज को साथ में लेकर, नरेंद्र मोदी जी के या सरकार के सपने को साथ में लेकर, या मैं कहूंगा देश के विकास के मुद्दे को साथ में लेकर आगे बढ़ें और कंधे से कंधा मिला के सहयोग करें सभी की कॉमन प्रोग्रेस के लिए। जी, सभी की कॉमन प्रोग्रेस के लिए कंधे से कंधे मिलाकर हमें आगे बढ़ना होगा और इसमें किसान भी अछूता नहीं रहना चाहिए। ये शुरुआत से ही बात कही गई थी। किसानों के हित के लिए भी यहाँ पर सरकार ने बहुत कुछ कहा है, जिसमें से चुनिंदा जो पॉइंट्स है वो ये है कि कृषि लोन के लिए 8 लाख करोड़ की बात की गई है, भंडारण के लिए 5,000 करोड़ की बात की गई है, भूमिहीन किसानों के लिए 5 लाख का जो कर्ज होता है उसकी बात कही गई है। यहाँ पर और क्या कुछ प्रमुख बातें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों के हित में कही हैं, एक बार अपने दर्शकों को बताते हैं। Dedicated to the interest of agriculture and allied sectors will be launched in the current year. This will disseminate real-time information to the farmers, information regarding new farming techniques, water conservation, organic framing. I propose to set aside a sum of rupees 100 crores for बात कही गई। इसके साथ ही यहाँ पर कृषि हितों के लिए किसान टीवी शुरू करने की बात कही गई है। तेलंगाना और हरियाणा में हॉर्टिकल्चर संस्थान बनाने की बात कही गई है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई है और ये भी कहा गया है कि किसानों के साथ कनेक्शन किया जाएगा, नई टेक्निक से उन्हें वाकिफ कराया जाएगा। विद्याशंकर जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब तक किसानों का विकास नहीं होगा, जब तक जमीनी या फिर हम ये कहें कि जो कृषि प्रधान हम अपने देश को कहते हैं, जब तक कृषि प्रधान देश में कृषि का ही उत्थान नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। आसपास जो है लोग गांवों में रहते हों और उसका कृषि का जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और जब कभी देश संकट में घिरता है तब इस देश का अन्नदाता और किसान उसको संकट से उबारने का काम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी जमीन है, एक तरह से हमारी जो नींव है, वो उन्हीं किसानों में है। तो नरेंद्र मोदी ने इस तरफ ध्यान दिया है। अभी बहुत कुछ किसानों के लिए करने की जरूरत। सबसे बड़ी जो समस्या है इस देश में, जैसे 8 लाख करोड़ कर्ज देने की बात हो रही है जी, तो वो कर्ज स्मूथली और क्लीनली जो है किसानों तक पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपने सिस्टम में जो है ना करप्शन जो है हर स्तर पे है। तो क्या वास्तव में आपको याद होगा 2008 में जब किसानों की ऋण माफी की गई थी, 67,000 करोड़ की व्यवस्था की गई थी, उस ऋण माफी का क्या हश्र हुआ था? बैंकर्स और बिचौलियों ने मिल करके उसमें घोटाला किया था। ठीक इसी तरह से जो कुछ भी किसानों के लिए इस बजट में ऐलान किया गया, यदि वो निचले स्तर तक पहुंच जाता है, ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी, यहाँ पर जिस तरीके से बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस तरीके से विद्याशंकर जी ने कहा है कि जिस तरीके से कृषि लोन के लिए 8 लाख करोड़ की बात की गई है, कर्ज माफी की बात की गई है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भारत में हम लोग देखते हैं वो करप्शन की है। और हम ये जरूर देखते हैं कि सरकार अपनी तरफ से कदम जरूर उठाती है, लेकिन जिस व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए वो लाभ पहुंच नहीं पाता है। तो क्या आपको लगता है कि इस बजट में उस ओर ध्यान दिया गया, जिस तरीके से कहा है कि बैंकों के लिए जिस तरीके से जो बैंक खुलने हैं उसके लिए सरल नियम बनाए जाएंगे, हर जगह बैंक हो, हर घर में कम से कम 2 बैंक अकाउंट जरूर हो, ताकि जो भी मुनाफा, जो भी जो जरूरत या जो भी चीज उन तक पहुंचानी है, जो भी पैसा उनका हक का है, वो सीधे उनके खाते तक जा सके। विनोद जी, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जहां तक करप्शन की बात है, करप्शन को ई गवर्नेंस से बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है जी। डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स के अंदर अगर 2 बैंक अकाउंट एक घर में है और वहां पैसा जा रहा है तो वो डायरेक्टली पहुंचेगा, उसमें बिचौलिया है ही नहीं जी। जब तक हम ह्यूमन इंटरवेंशन रिड्यूस नहीं करेंगे, कहीं भी करप्शन खत्म नहीं हो सकता। ह्यूमन इंटरवेंशन डिस्क्रिशनरी पावर से आता है जी। जहां इच्छा शक्ति यूज कर रहा है जो ऑफिसर है, जो मिलने वाले जो लोग हैं, जहां पर डायरेक्ट बैंक से अगर सीधा उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाता है तो कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल होगा। पुरानी कोड जो थी राजीव गांधी जी की कि 1 रुपए में से 10 पैसे पहुंचते हैं, वो कहीं ना कहीं अब बदल चुकी है। अब वो सिचुएशन उतनी ज्यादा नहीं है। अब ये एक आंदोलन बन चुका है। करप्शन में
जहां तक मैं समझता हूं पहले से काफी बदलाव आना चाहिए आने वाले समय में, और उसके लिए बहुत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और ये गवर्नेंस तो हम लोग सब महसूस भी कर रहे हैं, जिस तरह से वर्क कल्चर हमारी कंट्री में डेवलप हुआ कि काम का आज ऑफिसर सुबह 9 बजे काम पे जाता है। पहले जो सिचुएशन, जो पैरालिसिस हुआ था, पॉलिसी पैरालिसिस, उससे हम बाहर आ चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि करप्शन उतना ज्यादा हम लोगों को तंग कर पाएगी। और उसमें हुआ कि काम का आज ऑफिसर सुबह 9 बजे काम पे जाता है। पहले जो सिचुएशन, जो पैरालिसिस हुआ था, पॉलिसी पैरालिसिस, उससे हम बाहर आ चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि करप्शन उतना ज्यादा हम लोगों को तंग कर पाएगी। और उसके अंदर ये सब चीजें जो कृषि का है, जहां से बैंक के लोन की बात है, 8 लाख करोड़ का टारगेट उनको दिया गया कि आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग एजेंसीज अगर ठीक बनाई जाएंगी तो बिल्कुल इसको किया जा सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वो हम उस आज से 25 साल पुराने वाले दौर में नहीं है जब ये सब चीजें हो जाया करती थी। बहुत आसान है। सॉइल टेस्टिंग लैब्स उन्होंने क्रिएट की, उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज उन्होंने 2 लॉन्च की, एक हरियाणा में, एक शायद तेलंगाना में कहीं जी। हॉर्टिकल्चर तेलंगाना और हरियाणा हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। तो हमारा, उन्होंने खुद कहा कि हमारी जीडीपी का 1/6 एग्रीकल्चर से आता है। तो कहीं ना कहीं हमें उस एग्रीकल्चर को दोबारा से खड़ा करना होगा। और इसके पीछे शायद उनकी एक सोच, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है हम सब लोगों के लिए, महंगाई, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो घट गया है, और जो मौसम जिस तरह से अभी भी हम सुन रहे हैं कि इस साल सूखा पड़ रहा है और उससे बहुत परेशानी होने वाली है जी। उसके लिए उन्होंने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी एक अलग से क्रिएट किया, 500 करोड़ रुपए का। मौसम विभाग के लिए एक अलग से क्रिएट किया कि जो डिफरेंट मौसम आता है उसके लिए कैसे किया जाए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो कृषि के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जो एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है उनके पार्ट पे। और उसके साथ साथ ये खाली इस बजट को आप कृषि से नहीं जोड़ सकते। इस बार जो बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, एफडीआई से संतुलित है। टैक्स रैशनलाइजेशन भी है उसके साथ साथ, जो कि विद्याशंकर जी कह रहे थे कि उन्होंने साहसिक कदम नहीं उठाया। मेरे हिसाब से टैक्स रैशनलाइज करना, लिमिट को बढ़ाना, ये एक बहुत साहसिक कदम है। इस 40 दिन के अंदर ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था हम लोगों को कि ये कदम उठाया जाएगा या नहीं उठाया जा पाएगा। एटीसी की लिमिट बहुत टाइम से पेंडिंग थी, उसको किया। तो ऐसा नहीं कि खाली एग्रीकल्चर, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फर्क आएगा। जी बिल्कुल। टैक्स एग्जम्पशन की जिस तरीके से बात की गई है, इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन अमन जी आपसे चर्चा होनी बाकी रह गई थी। जिस तरीके से टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए से 2.5 से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। साथ ही एटीसी में टैक्स छूट को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया है। और इसके अलावा हाउसिंग लोन में ब्याज में जो राहत है वो अब आपको 1.5 लाख की जगह 2 लाख तक मिलेगी। इस पर आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार के इस कदम को आप कितना साहसिक मानते हैं? बिल्कुल, मैं आपके इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी रियल एस्टेट से सीधा जोड़ता हूं। करप्शन के साथ साथ हम बात करते हैं डिले की। हमने इतने अच्छे टारगेट्स अपने लिए रखे हैं, तो हमने हमेशा कहा है कि तेजी से काम करना है। तेजी से काम तब होगा जब किसी भी तरीके के इंसेंटिव्स, किसी भी तरीके के बेनिफिट्स एक पर्सन देने वाले से प्राप्त करने वाले तक मिनिमम लूप के तहत जाएं, जिसका एक सीधा आंसर है ई गवर्नेंस। इसको मैं रियल एस्टेट से कैसे जोड़ता हूं? आप कहते हैं कि सभी के लिए घर देना है। मैं अफोर्डेबल सेगमेंट से आता हूं, अफोर्डेबल डेवलपमेंट में हम लोग हैं। हम एक बात बोलते हैं, अगर सरकार एटमॉस्फेयर दे, सरकार परमिशंस का प्रोसेस फास्टर करे, उसमें टेक्नोलॉजी इंपार्ट करे, सिंगल विंडो क्लियरेंस करे, तो डेफिनेटली जो आज हमारा कंस्ट्रक्शन का स्पीड है, डेवलपमेंट का स्पीड है, उसमें न केवल कॉस्टिंग में फर्क आएगा बल्कि वो तेजी से होगी। अब आपके टैक्स वाले क्वेश्चन पे मैं आता हूं। देखिए, आप इन्फ्लेशन को देख लीजिए, आप महंगाई को देख लीजिए, आप आज एक आम आदमी के खर्चे को देख लीजिए। जो अभी कुछ डेटाज आए हैं उसमें कहा गया है एक आम आदमी को अपना घर चलाने के लिए लगभग 30-31 हजार रुपए की जरूरत है। अगर मैं उसी को जोड़ूं तो जो हमारे टैक्स स्लैब्स हैं उनका मॉडिफिकेशन बेहद जरूरी था। आदमी इच्छा करता है ज्यादा की, हर आदमी ने ज्यादा किया होगा कि मेरा इतना खर्चा एक आम आदमी का दिख रहा है आंकड़ों के हिसाब से, तो टैक्स स्लैब्स कुछ और होने चाहिए थे। लेकिन हाँ, हम सरकार के इस पॉइंट को वेलकम करेंगे कि ऑब्वियसली एक संतुलित, एक लिमिटेशंस को सरकार की भी देखते हुए उन्होंने स्लैब्स को रिवाइज किया, जो हर एज ग्रुप, हर क्लास, हर सेगमेंट के आदमी के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपने सपनों को, जो अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्रेस की, अपने सपनों को साकार करने के लिए एक पूरे रूप में सहायक होगा। जी
एक पूरे रूप में सहायक होगा। लेकिन यहाँ पर सरकार ने एक महत्वपूर्ण बात और कही है, जीएसटी की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर आपसे अमन जी ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं या कुछ भी लेते हैं, तमाम तरीके के टैक्स होते हैं जो जनता की समझ में नहीं आते हैं। अगर एक जीएसटी हो जाएगा, चाहे उसमें चुनौतियां सरकार के लिए कई हैं, राज्य सरकारों के साथ उसमें राज्य सरकारों की पूर्ण भागीदारी और उनके साथ जो समन्वय बनाने की जरूरत है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस बात को मैं ऐसे कहता हूँ, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, विभिन्न राज्य हैं इसमें, इसको हमने विभिन्न रूपों में जोड़ने की संविधान में कोशिश की थी जब हमारा देश आजाद हुआ था। इसी प्रकार से जीएसटी को मैं एक बड़े रूप में देखता हूँ। अगर सभी राज्यों में टैक्सेशन सेम होगा, टैक्स सिंप्लीफिकेशन, टैक्स ईजिंग एक टैक्स कलेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल साबित होगा। आप ये ना सोचें कि जीएसटी से मेरे टैक्स कलेक्शंस, दो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उस चीज का, बट जो मैं एक लॉजिकल नागरिक के हिसाब से समझता हूं, सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन ईज होगा, आदमी को पे करने के लिए ईज होगा, और विभिन्न राज्यों में टैक्सेशन अगर सेम होगा जीएसटी के तहत, तो हमें एक यूनिटी भी उसमें देखने को मिलेगी जो हमारे देश की प्रोग्रेस में, अगेन क्योंकि आज का मुद्दा प्रोग्रेस है, मैं सोच से भी कनेक्ट करता हूं। जिन जिन चीजों में हम यूनिटी लाएंगे, मुट्ठी में ताकत होती है, एकता में ताकत होती है। एक टैक्सेशन होगा, हर आदमी सेम चीज पे करेगा, सेम मेहनत करेगा, चाहे वो कन्याकुमारी में बैठा है, चाहे वो जम्मू में बैठा है। तो आप सोचें उसको एक यूनिटी के रूप में, एक एनकरेजमेंट के रूप में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने के लिए बेहिसाब मदद मिलेगी। इसके आधार पर मैं जीएसटी के मूव को बहुत पूर्ण रूपेण वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत तेजी से, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस भी हैं इम्प्लीमेंटेशन की, कोई भी बदलाव आता है इतने बड़े देश में तो उसमें समय लगता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जितनी तेजी से, जैसे अभी हमने बात करी कि सरकार को सिर्फ 40 दिन मिले इतना इनोवेटिव बजट देने के लिए, इसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि इस आइडिया को भी और विभिन्न आइडियाज को सरकार तेजी से इम्प्लीमेंट करेगी। जी, विभिन्न आइडियाज को सरकार तेजी से इम्प्लीमेंट करेगी, क्या इस बात से सहमत हैं विद्याशंकर जी? अमन जी से सहमत हो पा रहा हूँ ना, आपसे सहमत हो पा रहा हूँ रावल जी से। पूरे बजट की यदि बात करें, लगभग 18 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट है, और इसको जितना सुना गया, जो वित्त मंत्री जब बोल रहे थे, तो आखिरकार वो कौन सा ऐसा कदम है, हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे थे न्यूज रूम में, जिसको कहा जाए कि बहुत ही इनोवेटिव है और यहां तक हमने सोचा नहीं था कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी। तो मैं पाता हूं कि ऐसा अभी इस बजट में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। जो थोड़ा बहुत टैक्स का स्लैब बढ़ाया है, आप रावल जी याद कीजिए, आप तो पिछले भी डिस्कशन में आए थे कि कितने दिनों बाद कितना स्लैब बढ़ा है और कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इससे कम से कम मुझ जैसा लेमैन तो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। हाँ, चूंकि ये गवर्नमेंट को टाइम कम मिला है, जैसे 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, हर सिर को छत देने की बात कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं, गंगा नदी को साफ करने की बात कर रहे हैं, वो बातें अच्छी तो लग रही है, लेकिन वो तब जब का उसका यदि आधा भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो। लेकिन आज के दिन में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इस बजट में ऐसा कौन सा आइडिया है, ऐसी कौन सी प्लानिंग है, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको देखकर कहने लगे कि नहीं बहुत अच्छा है और इससे बूम आने वाला है। तो 100 शहरों को बसाने से जो 7,000 करोड़ के आसपास इन्होंने व्यवस्था की है, थोड़ा बहुत उसका फर्क पड़ सकता है, ऐसे कुछ पार्ट में चीजें फर्क पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं है। क्या कहेंगे अमन जी, बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं है ये बजट जैसी की उम्मीद थी? देखिए, जो दयाशंकर जी का पर्सपेक्टिव है वो भी मैं उस पर ना डायरेक्ट कमेंट करते हुए, बट मैं ऐसे कहूंगा इसको कि एक सोच, देखिए जब हम एक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो मैं नहीं समझता कि आउट ऑफ द बॉक्स चीजें एकदम से उसमें कुछ इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। हम इनोवेशन को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं एक ऐसी सोच से, जैसा कि दयाशंकर जी ने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर इसका 50% भी इम्प्लीमेंट हो गया। इस इनोवेशन को हम कनेक्ट कर सकते हैं इस साहस से कि मैं उस टारगेट को अपने लिए रख रहा हूं, मैं इस टारगेट को लोगों को बता रहा हूं कि मैं अचीव करूंगा। इस इनोवेशन को हम एनकरेज करें। दयाशंकर जी की जो बात है उसके लिए अगले बजट में उम्मीद करें कि और भी इंप्रूवमेंट्स आएंगे, और भी पॉइंट्स हमें सरकार को देखने को मिलेंगे, तो हमें दोनों पॉइंट्स पे पॉजिटिव एक वाइब्रेशन ये मिलेगा कि हाँ, सरकार से हमारा उम्मीद है कि जो पॉइंट्स आज हमें बजट में प्रस्तुत हुए हैं, चाहे उन्हें हम इनोवेटिव देखें, चाहे उन्हें हम साहसी तौर पे देखें, उनको लॉन्ग टर्म में सरकार इंप्लीमेंट करे, तेजी से इंप्लीमेंट करे, और अपने अगले बजट में जब उसको एक पूरा समय मिल चुका होगा और इनोवेटिव बिंदुओं पर विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स से डिस्कशन के साथ में, विभिन्न राज्यों के सर्वे के साथ में ऐसे इनोवेटिव पॉइंट लाए जो शायद आज हम और कोई और भी कल्पना में ना ला सके। जी, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे विनोद जी, इसी बिंदु पर राय।
मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी बात को शुरू से रखा था, विद्याशंकर तिवारी जी, हमने पिछली बार यही डिस्कस किया था कि ये इनोवेशन करना ही क्यों पड़ रहा है, इसको इन्फ्लेशन के साथ ही हम क्यों नहीं जोड़ रहे अपने टैक्स स्लैब को। कब तक हम ऐसे ही डिपेंड करते रहेंगे कि ये बजट में हमारा जो है ये टैक्स स्लैब क्या आएगा। ये आपके सवाल का जवाब यही है कि इन्फ्लेशन को देख करके हम अपना टैक्स स्लैब डिसाइड कर रहे हैं कि कितना होना चाहिए। मेरा कहने का पर्पज ये था कि सिर्फ 40 दिन का समय मिला है और 40 दिन के समय में इस 2 लाख की लिमिट को 2.5 लाख खाली आप मत समझिए, उसके साथ साथ आपको एटीसी का रिलीफ भी आ रहा है, उसके साथ हाउसिंग में आपको 1 लाख का रिलीफ आ रहा है। तो ये टोटल जब आप लेते हैं तो ये फिगर एग्जैक्ट तो मैंने अभी कैलकुलेट नहीं की क्योंकि सीधा हम लोग यहां बैठ गए थे, पर ये 5,000 रुपए के आसपास का रिलीफ एक आम आदमी के पास पहुंचा है टैक्स में जो पे करता है जी। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा साहसी कदम है, लेकिन बहुत बड़ा उठाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर बहुत बड़ा साहसी कदम उठाया जाता तो भी उसमें बहुत रिस्क था। अभी भी उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस में 22,000 करोड़ रुपए का लॉस जो है वो प्रोजेक्ट किया है रिवाइज एस्टिमेट्स के हिसाब से, और 7,500 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट करने के लिए कहा है। तो जो ये सारी स्कीम्स हम लेके आने की बात कर रहे हैं, इसके लिए पैसा तो अल्टीमेटली रेवेन्यू से आएगा, और रेवेन्यू में लाने के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ संभव नहीं था। मीडिया रिपोर्ट जरूर थे कि 5 लाख का एग्जम्पशन आ रहा है, फिर उसके बाद 3.5 पे था, तो ऐसा नहीं पॉसिबल ही नहीं था किसी भी तरह से कि इसको लाया जा सके। हमें कम से कम एक जो 7 महीने का बजट है ये हमारा, क्योंकि हम जुलाई में आज डिस्कस कर रहे हैं, तो जब फरवरी में अगला बजट आ रहा होगा मेरे ख्याल से तब तक इस सरकार को समय मिल चुका होगा, पूरा ग्राउंड रियलिटीज भी पता लग चुकी होंगी, तो और उसके साथ साथ 7 महीने का रेवेन्यू कलेक्शन भी सामने होगा कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि कभी टैक्स स्लैब बढ़ाने से गवर्नमेंट को कभी लॉस होता है। ये एग्जाम्पल हम 91 में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। टैक्स लिबरलाइजेशन से हमेशा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता है, लेकिन जब आप एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो आपको बहुत कंजर्वेटिव होकर के सोचना पड़ता है कि अगर इसका उल्टा हुआ तो होगा क्या, पैसा आएगा कहां से। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि एक्सपेंडिचर कट करने के अलावा कोई चारा नहीं। अभी भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जितना भी डेफिसिट को रिड्यूस कंट्रोल कर पाए हैं, रिड्यूस नहीं कहूंगा क्योंकि और डेफिसिट तो और बढ़ा है, जितना भी कंट्रोल कर पाए हैं वो रेवेन्यू इंक्रीज से नहीं हुआ है, वो एक्सपेंडिचर कट करने से हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर्स को और घटाना पड़ेगा, उसके साथ साथ और हमें जो है ऐसे रेवेन्यू सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जहां से कि पैसा आए। और मैं थोड़ा सा विद्याशंकर तिवारी जी के साथ इसमें नहीं, क्योंकि टैक्स में उन्होंने रेशनलाइजेशन जो किया, जहां टैक्स इश्यूज हैं, जहां ग्रे एरियाज हैं, टैक्स लिटिगेशन जहां चल रहे हैं, 4 लाख करोड़ रुपए हमारा टैक्स लिटिगेशन में पड़ा हुआ है, जिसमें से मैं नहीं समझता कि कोई एक्सचेकर को कोई बहुत पैसा सचमुच में मिलने वाला है। वो लिटिगेशंस में है, सुप्रीम कोर्ट तक कई बार कह चुका है कि लिटिगेशंस सबसे बड़ा लिटिगेंट आज गवर्नमेंट खुद है। अगर आप केसेस को देखें टैक्स के, तो सबसे ज्यादा केसेस गवर्नमेंट खुद फाइल करती है, एसएससी नहीं करता है। तो ये कहीं ना कहीं उसको हमें देखते हुए कि वो पैसा कैसे रिकवर किया जा सकता है, उसके लिए क्या स्कीम लाई जा सकती है, आपका ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर कैसे उसको निकाला जा सकता है। तो इनोवेटिव आइडियाज हैं, ऐसा नहीं कि इनोवेटिव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इश्यूज थे ये जिनको कि बिल्कुल टच ही नहीं किया गया था आज तक। जी, बहुत आप एक जीएसटी का सवाल कर रहे थे, उस पर मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, कि जीएसटी एक वो कानून है जिसको इस देश की जनता, इस देश का व्यापारी, इस देश का प्रोड्यूसर, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट से कि जीएसटी ला दीजिए। विनोद जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधी ले चलते हैं अपने दर्शकों को। All these issues. What do I do with the average taxpayer? Now we have to factor in inflation. Yes. I wish I could do more for him, but within the present constraints of the economy, you have done something for them. No, I have raised the income tax limit. That's right. For citizens to 2,50,000. That's right. For senior citizens to 3 lakhs. I have increased the ATC deduction, which in a uniform manner benefits everybody. That's right. I have increased the deduction which people will get on account of exemption they'll get because of housing loans. That's right. From 1.5 to 2 lakhs. And I hope that in future, if economy and revenue permits, that should be the direction of those exemptions itself. So I have put more money and more savings in the hands of people. Right.
You accepted the huge challenge of sticking to the 4.1% budget deficit. You see, I've target set by the interim budget. accepted that with a caveat that I told the people that, you see, that revenues are low, the monsoon isn't extremely bright this time, the prospects. Therefore, this is a challenging task. I'm accepting the challenge and I'm going to endeavor. The only way I can reach that target is by collecting more taxes. I can collect more taxes not by raising the rate, but by expanding the base. That's right. So are you hopeful that you'll achieve that target? And you also set yourself already a kind of target for the next financial year of 3.6%. Well, I think all these measures, which are now being gradually announced, the impact is slow, but the direction will be clear. Right. You see, we have one advantage. After 30 years, you have a government with an absolute majority. So decision making is not a constraint. You have the impact is slow, but the direction will be clear. Right. You see, we have one advantage. After 30 years, you have a government with an absolute majority. So decision making is not a constraint. You have a second advantage, which is the world which had given up on India has renewed its interest. Now we have to respond. Right. Well, apart from the measures that you've already mentioned regarding the budgetary deficit, the rebates you've given in income tax and other reliefs to the common man, to the ordinary taxpayer, there's something very interesting about your budget is that there are several new schemes that you have launched, which may have smaller allocations at present, but which seem to show the policy direction of your smaller government. allocations. Yes. The smaller allocations are 4 months of this year are over. Correct. The next 3-4 months, they'll probably formulate the scheme. Precisely. So this is this year's grant. But they show a policy direction that you have decided. This year, if somebody, for instance, I've said, let's say in West Bengal, the All India Institute of Medical Science will come up. How will it come up? Well, this year, they'll first have to give us land to start construction, and maybe they won't be able to spend even 50 crores this year. That's right. Next year, they'll get another 100, and then they'll get another 200. Probably they'll be, as the construction expands, when the equipment is to be purchased, they'll complete it. Yes. But you see, these schemes have some utility. Yes. So I have from the ghats to the pilgrim centers to the artisan areas. That's right. So Matt, spell some of them out. The new Shyama Prasad Mukherjee Rural Mission plan for bringing infrastructure projects into rural areas. There's the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana for separating electricity feeders in the villages. There's the new Neerachal program for watershed development. That's also very significant. The Van Bandhu Kalyan Yojana, the Beti Bachao, Beti Padhao Yojana. You see, if you see all these yojanas, now take a simple scheme which I've said, textile clusters. Banaras, cotton in the silks of Banaras and the weavers of Banaras, the cotton, chicken cotton of Lucknow, the zari trade of Bareilly, yes, the pashmina of Srinagar. Now, if these are all areas you can pick up and you can make people grow there by making them into organized trades and increase their bargaining capacity, that's real empowerment. It will come from their ability to earn. How much of this ties in with the promises made in the BJP's election manifesto? It's absolutely. It doesn't run into conflict, and it's a part of the manifesto. It runs parallel to the manifesto. Right. And how much of an influence has the Gujarat model been? Because that seems perceptible in some of these Gujarat model effectively is quicker decision making, quicker implementation, focus on manufacturing, focus on agriculture, and the milk revolution. This has been traditionally the Gujarat model. It's now that the services sector is picking up. But I think quicker implementation and therefore larger growth rates. Right. Now, I wanted to ask you that as far as infrastructure is concerned, you made certain very important announcements. Which amongst these are going to be most important as far as generating the growth that the economy needs is concerned, in your opinion? There are several factors which tie with each other. Now, let's just take an illustration. You mentioned incentives on housing loans. Correct. Will it give a fillip also to not only more money in the pocket of the taxpayer, but the focus it has on real estate, the apartment building? This whole scheme of real estate investment trust, which I have said, with a pass-through on tax rebates being given,
World over, it succeeded. It didn't succeed in India because we didn't give a tax rebate. So these trusts will come up, more constructions. Then you will have, if you have more constructions, more townships. I have lowered the requirement norms in FDI for real estate, so more money comes in. Will my banks expand and reach every corner? The bank capitalization, while maintaining the public sector finance, the surplus shares which the government had, it can offload into the market to an ordinary citizen. And help in equity infusion. Today, you and I own bank shares through the government. That's right. Tomorrow we can own them directly ourselves. So we can hold 1,000 shares or 500 shares. The 40,000 crore projection that is needed to be infused in public sector banks. 2,40,000 crore you have to raise over the next 4 years. That's right. 2018. तो यहाँ पर वित्त मंत्री के इंटरव्यू को आप देख रहे थे, काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और काफी उम्मीद है उन्हें कि पैसा आएगा और सुधार होगा, आगे बढ़ेगा इंडिया। यहाँ पर विनोद जी आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी सुना यहाँ पर वित्त मंत्री के इंटरव्यू को? वित्त मंत्री बहुत आश्वस्त हैं और उनकी आश्वस्त होने का कारण है और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्मॉल एलोकेशंस की कि 100 करोड़ या इस तरह के एलोकेशंस हैं तो बहुत स्मॉल है, और उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया कि टोटल हमारे पास 7 महीने बाकी हैं जी। उसके साथ साथ 3 से 4 महीने लग जाएंगे प्लानिंग्स करने में, तो प्रैक्टिकली स्पेंड करने के लिए सिर्फ 2 या 3 महीने होंगे, तब तक अगला बजट आ जाएगा और उनके पास पैसा आ जाएगा। तो वो उन्होंने उस पर भी आश्वस्त कर दिया है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, इस साल नहीं तो आपको अगले साल में जुड़ करके अपने आप आ जाएगा, तो आपका जो ग्रोथ है वो रुकेगा नहीं कहीं पर। तो उसके साथ साथ उन्होंने जहां तक टैक्स पेयर की बात है, उन्होंने बहुत अच्छी बात से शुरू किया कि मैं देना बहुत चाहता था जी, लेकिन लिमिटेशंस के साथ था तो इसलिए मुझे यहां रुकना पड़ा। तो उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला समय जो है उसमें उनकी जो इच्छा है वो अपनी पूरी करेंगे और टैक्स पेयर को फायदा होगा उससे, सैलरीड क्लास को सबको जी। साथ ही यहाँ पर अमन जी आपकी भी राय जानेंगे। देखिए, वित्त मंत्री जी ने जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात किया था, सीधे सीधे बात की है संतुलित विकास की जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ रियल एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव मैं रिकॉग्नाइज करूंगा कि कहीं ना कहीं ये महसूस किया जा रहा है कि रियल एस्टेट इस देश की प्रोग्रेस का एक अटूट हिस्सा है जी। इसके आधार पे जो संतुलित विकास हम देख रहे हैं, बजट में सिर्फ होम लोन सब्सिडी देना ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म का नहीं है। जेटली जी ने साफ कहा कि होम लोन सब्सिडी से डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होगी किस चीज की? प्रोजेक्ट्स की जी। तो प्रोजेक्ट्स के लिए भी एफडीआई चाहिए, एफडीआई के नॉर्म्स को रिलीज करना चाहिए। साथ साथ मैं ऐड करूंगा कि डिफरेंट डेवलपमेंट लिमिटेशंस के ऊपर भी गौर करना चाहिए, अर्थात सारे स्टेक होल्डर्स और सारे लिमिटेशंस के आधार पे बजट में बात की गई है और बाकी चीजों पर आगे टच किया जाएगा। तो ये संतुलित विकास की तरफ रियल एस्टेट या पूर्ण रूपीन बजट दिख रहा है जो एक लॉन्ग टर्म का सस्टेनेबल मॉडल है जी। यहाँ पर विजय शंकर जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने पहले भी कहा कि इस बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखता जो ये लगे कि कुछ नया था, कुछ बहुत बड़ा था जिस पर हम विचार करें। यहाँ पर आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बार बार ये बात हो रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको लगता है इस बजट में उस ओर ध्यान दिया गया है? कि यूपीए के जो भी बजट थे, यानी कि जो लास्ट बजट थे और ये जो बजट आया है, छोटी छोटी रियायतों को थोड़ी देर के लिए किनारे छोड़ दीजिए। या हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी प्रायोरिटीज होती है, जैसे नदियों के जोड़ने की स्कीम है या 100 शहर बसाने की स्कीम है, इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो फिर दोनों बजटों में, यूपीए के बजट में और एनडीए के बजट में क्या अंतर है? जी, तो यहाँ पर अमन जी ये जानना चाहते हैं, विद्याशंकर तिवारी जी वो सहमत नहीं हैं और वो बार बार इससे जरूर इत्तेफाक नहीं रखते कि कुछ खास था, कुछ अलग था। वो ये जरूर समझना चाहते हैं कि आखिरकार क्या वेरिएशन है यूपीए सरकार के और एनडीए सरकार के बजट में, क्योंकि एनडीए सरकार के बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें इस देश की जनता को है एनडीए सरकार से भी, और जो भी वो कदम उठाती है एक एक कदम पर सरकार की जो है आम जनता की नजर है। तो ऐसे में आम बजट से जो है हमारी आर्थिक नीति की बात होती है, तो ऐसे में उनका साफ तौर से ये कहना है कि क्या डिफरेंस हम देखें, अगर एक दो चीजों को छोड़ दिया जाए तो क्या बहुत बड़ा वेरिएशन है?
देखिए, मैं एक पर्सनली आशावादी इंसान हूँ और देश की प्रोग्रेस के लिए आशावादी होना बहुत अच्छा है। इसलिए मैं तुलना करने की जगह मैं कहूंगा उन्होंने भी अपनी लिमिटेशंस में जो किया वो एक पास्ट है। आज प्रेजेंट में मुद्दा है कि इस बजट में क्या इनोवेटिव है। जी, मैं फिर से विद्याशंकर जी की बात से सहमत होता हूं कि चलिए इस बजट में बहुत ज्यादा कुछ इनोवेटिव नहीं है जी, लेकिन क्या कुछ है जिस पर हम इतनी देर से डिस्कशन और चर्चा कर रहे हैं कि एक प्रोग्रेस की बात की गई है, एक संतुलित विकास की बात की गई है। मैं हो सकता है आपकी बात से यहां सहमत हूं, पहले भी करी गई, तो हम इसको इस तरीके से लें कि अगर 40 दिन के अंदर इन्होंने इन बातों को इतने महत्वपूर्ण ढंग से रखा है तो कहीं ना कहीं अगले कुछ महीनों में, या मैं कहूंगा 40 को ही मल्टीप्लाई कर लीजिए आप कुछ समय से, उतने महीनों में उसको तेजी से कार्य करने का एक मोटो भी होगा। अगर हमें वो दिख गया तो शायद ये इनोवेशन या ये साहसी इनोवेशन या ये चीज का जो पर्पस है वो सॉल्व होता हुआ नजर दिखाई देगा और सरकार को मदद करेगा। विद्याशंकर जी के जो विचार हैं उनके रूपेण अगले 7 महीनों में अध्ययन करने के लिए, अपने कार्य को एग्जामिन करने के लिए और अगले बजट में इंक्लूड करने के लिए। तो अगर इस बजट की इनोवेशन की मैं बात करूं तो इनोवेशन मेरी नजर में ये है कि जो साहसी टारगेट हमने रखे हैं, बेशक 7 महीने में हम ये नहीं कह सकते वो अचीव होंगे, बट उनकी तरफ बढ़ते कदम तेजी से दिखाई दें। अर्थात बहुत बड़ी ये पुरानी कहावत है कि मंजिल पहुंचना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मंजिल के कदम हमारे तेजी से कितने बढ़ रहे हैं उससे लोगों का मंजिल पर पहुंचने का विश्वास बढ़ जाता है। और आज की इकोनॉमी में, आज के बजट में लोगों को कहीं ना कहीं वो विश्वास ही चाहिए कि मैंने सर्वबहुमत से सरकार को लाया है। जैसा अभी जेटली जी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई लिमिटेशन नहीं है डिसीजन मेकिंग की, सर्वबहुमत से सरकार आई है। तो इनोवेशन, जिस सरकार को इस जनता ने चुना है वो ये इनोवेशन चाहती है कि बातें हो गई, बजट आ गया, लेकिन इस इनोवेटिव टारगेट्स पे कदम जो बढ़ते दिखाई दें वो बहुत तेजी से बढ़ते दिखाई दें। जी, और उन्हीं कदमों का अब इंतजार रहेगा कि कितनी तेजी से वो कदम आगे बढ़ते हैं उन इनोवेटिव टारगेट्स की तरफ, कितनी तेजी से वो कदम बढ़ेंगे। यहाँ पर विनोद जी आपसे जीएसटी के बारे में समझना चाहेंगे। जीएसटी की तरफ कदम बढ़ाएंगे ये सरकार ने जरूर कहा है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसकी वजह से सरकार के लिए चुनौती बढ़ सकती है। जिस तरीके से अगर जीएसटी को लेकर राज्य सरकारों में भी चिंता है, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि टैक्स स्लैब क्या होगा और नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा। इसके अलावा जीएसटी का सिस्टम पूरी तरह अभी तैयार नहीं है। साथ ही राज्य और केंद्र के बीच टैक्स बंटवारे को लेकर भी अभी सवाल बने हुए हैं। टैक्स बढ़ाने या घटाने का फैसला कौन करेगा, इस पर भी अभी सहमति नहीं बन पाई है। देखिए, जहां तक जीएसटी की बात है, जीएसटी पर पहले तो बीजेपी खुद ही अपोज में थी जीएसटी को लाने के लिए जिस मौजूदा हालात में। अब उसको क्या मॉडिफाई करके जेटली जी लाते हैं वो समय बताएगा हमें, क्योंकि उन्होंने खुद कहा इसको कि इस पर चर्चा होगी और वो इंडिविजुअली भी मिल चुके हैं सब चीफ मिनिस्टर से, स्टेक होल्डर से, और क्यूमुलेटिव मीटिंग भी चीफ मिनिस्टर्स की हो चुकी है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट के भी थे। जीएसटी को लाने के 2 मॉडल हो सकते हैं। पहले तो आपको ये बता दूं ये जीएसटी से फायदा क्या होने वाला है। जीएसटी से ये है जो कैस्केडिंग इफेक्ट है। आज एक चीज 100 रुपए की अगर आप हरियाणा से खरीद कर लाते हैं और दिल्ली में 112 रुपए की हो जाती है, तो वो जो 12 रुपए हैं वो हरियाणा के पास जाते हैं उनके लोकल सेंट्रल सेल टैक्स में, जो कि दोनों स्टेट शेयर करती हैं। तो लेकिन उससे जो यहां आपको जो प्रोडक्ट 112 रुपए का मिला है, जब उस प्रोडक्ट को वो डीलर दोबारा बेचता है 112 रुपए के प्रोडक्ट को, तो उसके ऊपर दोबारा से वो 13 रुपए टैक्स लगाता है, तो आपको 125 रुपए की मिलती है। तो उस 100 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर 25 रुपए टैक्स हो जाता है। तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट है, क्योंकि उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलता है। जबकि वो प्रोडक्ट अगर एक ही स्टेट में, दिल्ली में एक डीलर से एक दूसरे को जाता है, तो वो जो 12 रुपए टैक्स उसने पे किया था वो माइनस हो जाता है। तो वो बार बार नहीं बढ़ता है, वो अगली बार 112 का प्रोडक्ट 113 हो जाता है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने की वजह से वो 25 रुपए का फर्क पड़ जाए, उसमें 12-13 रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन आता है। और ये जितनी बार आगे बढ़ता है उतनी बार समझिए आप आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये महंगाई को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल है इस टैक्स का। गवर्नमेंट के पास, एक्सचेकर के पास पैसा पहुंच रहा है, स्टेट्स इस लॉस को नहीं बियर करना चाह रही हैं। तो उसके लिए शायद एक आसान तरीका जेटली जी निकालने वाले हैं कि जो सेंट्रल एक्ट्स हैं, सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट है जो 2005 के बाद 3 साल में खत्म हो जाना चाहिए था, वो आज तक 9 साल बाद भी चल रहा है। तो सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जो हमारे सेंट्रल एक्ट्स हैं, इनको तो कम से कम हम कंबाइन करके एक जीएसटी को दूसरे मॉडल में ला सकते हैं जिसमें स्टेट्स का कोई रोल पहले भी नहीं है और आज उसके बाद भी नहीं होगा। उसके शेयरिंग तो डिसाइड किया जा सकता है, वो ऑलरेडी से डिसाइडेड है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं, उसको कैसे लाते हैं, उसका नाम शायद
सेम जीएसटी किया जा सकता है या कुछ ऐसा, जिससे ये जो डिफरेंट सेंट्रल के अलग अलग एक्ट हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें आप सेल्स टैक्स को छोड़ दीजिए, बाकी सब टैक्सेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने ही हाथ में है, उसको तो बहुत आसानी से शेयर किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि वो हो सकता है, अगर ये सहमति बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें सेल्स टैक्स भी इंक्लूड हो जाएगा, हम सब भी यही चाहते हैं। नहीं तो कम से कम सेंट्रल एक्ट को मर्ज करके इसको सिंगल बनाया जा सकता है। जी, यहाँ पर विनोद जी आपसे जरूर समझना चाहेंगे कि कितना दूर लगता है, अभी जिस तरीके से कहा है कि इस पर सहमति भी बन गई है, जिस तरीके से आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ये सपना कितनी दूर है? हर बजट में हम जीएसटी के बारे में सुनते हैं, हर बार हम सुनते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अगर जीएसटी लागू हो जाता है तो जीडीपी जो है उसमें 2% तक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ये आखिरकार हकीकत में कब तब्दील होगा? देखिए, सपने की जहां तक बात है, सपने कब पूरे होंगे ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सपने सिर्फ देखने के लिए होते हैं। तो लेकिन उनकी बातों से आज ऐसा लगता है कि वो शायद उस तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। तो पहली बार आज ऐसा लगा कि जो बीजेपी इसके अपोज में खड़ी होती थी, आज खुद ही उसको उन्होंने फेवर किया कि जीएसटी, उन्होंने अपनी स्पीच को शायद पहले दूसरे पैराग्राफ में ही जीएसटी को डाल दिया था, जबकि आज तक ये होता था कि ये सबसे आखिरी पैराग्राफ होता था। हम सब इंतजार करते थे बजट में कि जीएसटी कब आएगा, तो लास्ट में कहा। बार आज ऐसा लगा कि जो बीजेपी इसके अपोज में खड़ी होती थी, आज खुद ही उसको उन्होंने फेवर किया कि जीएसटी, उन्होंने अपनी स्पीच को शायद पहले दूसरे पैराग्राफ में ही जीएसटी को डाल दिया था, जबकि आज तक ये होता था कि ये सबसे आखिरी पैराग्राफ होता था। हम सब इंतजार करते थे बजट में कि जीएसटी कब आएगा, तो लास्ट में कहा जाता था नहीं, इसको अगली बार करेंगे, इसको और स्टडी करने की जरूरत है। मुझे पिछला बजट अच्छे से याद है, आप ही के साथ बैठे थे। तो सवाल ये कि इस बार ऐसा लगता है कि जीएसटी अब ज्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है अगला जो मेन कंप्लीट बजट जो आएगा पूरे साल का, उसमें कहीं ना कहीं किसी शेप में हम जीएसटी और डीटीसी, डायरेक्ट टैक्सेस कोड, उसको दोनों को हम देखने की हालत में होंगे, या हम बहुत नजदीक पहुंच चुके होंगे। जी, विद्याशंकर जी, आपको लगता है हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं? क्योंकि अक्सर हम ये सुनते आए हैं और कई बजट में भी हमने सुना है, लेकिन अभी तक ये हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया है। देखिए, उम्मीद तो की जा रही है कि जो राहुल जी कह रहे हैं कि ये सरकार उसको लागू कर दे। पिछली सरकार तो उसको टालती गई। जीएसटी को लागू करने में राज्यों की जो है अड़ंगेबाजी, उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि सभी राज्य सहमत नहीं हो पा रहे हैं और बीजेपी कहीं न कहीं उससे असहमत थी। अब चूंकि वो खुद सेंटर में आ गई है तो उसकी एक कोशिश है, चूंकि नरेंद्र मोदी ने एक फार्मूला दिया है कि राज्यों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो बराबरी का होना चाहिए। बड़े भाई छोटे भाई वाला फार्मूला आप भूल जाइए, उस तरह के रिश्ते नहीं हो सकते। तो मुझे लग रहा है कि यदि सहमति बनाने की कोशिश करेंगे तो जीएसटी और डीटीसी दोनों लागू कर ले जाएंगे ये। मैं रावल जी और अमन जी से ये कहना चाह रहा था कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, ये जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि इस सरकार से जो उम्मीद की जा रही थी कि इस देश में जो करों के बहुलता है, बहुत सारे कर हैं, कुल मिला जुला करके इस देश में लगभग 63,000 कानून है और 60-62 तरह के कर लगते हैं। कि क्या कभी वो समय आएगा इस देश में कि जब जो आपकी बाइंग कैपेसिटी होगी या जो आप एक्सपेंड करते हैं, जो खर्च करते हैं, वो कैपेसिटी होगी, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। ये कुल 2.7 लाख जो है इस देश, करोड़ जो है इस देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार है, यानी कुल 3 करोड़ भी रोजगार नहीं है। तो वो जो संगठित क्षेत्र के लोग हैं वो तो इनकम टैक्स के स्लैब में आसानी से उसके चंगुल में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर टैक्स बनेगा 10 करोड़, तो टैक्स देते हैं वो 10 लाख। वो क्या कभी सरकार, जैसे अमेरिका के बारे में कहा जाता है, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, कि नई बोतल में पुरानी शराब, वहां पे मेरा इशारा है कि क्या कभी इस तरह का कदम उठा पाएगी कोई ऐसी सरकार आएगी? आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। देखिए, हमने बात करी इनोवेशन की। मेरे ख्याल से जो आम जनता है या रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सभी लोग एक ताक में हैं कि इनोवेशन हो सरकार के द्वारा कुछ, कि जो आज हम सोच रहे हैं ये कैसे होंगी चीजें, जीएसटी कैसे होगा, ये तो टलता आ रहा है पिछले बजट से। कैसे 100 स्मार्ट सिटी का सपना होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। कैसे हमारा सबको होम फॉर ऑल का सपना पूरा होगा, ये अगेन बहुत बड़ा टारगेट है। मैं ये कहूंगा कि आम आदमी को जितना इस बजट का इंतजार था और जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, आने वाले समय में उस इनोवेशन का इंतजार है, उस इनोवेशन का इंतजार है जिससे सर्वबहुमत से आई हुई सरकार कुछ ऐसा इनोवेशन करे कि ये जो टारगेट्स हैं, ये जो चर्चा के विषय हैं, इनमें इनोवेटिव कार्य होता हुआ दिखाई दे। जिसको सीधा सीधा मैं जोड़ता हूं, अरुण जेटली जी ने कहा, गुजरात मॉडल कहता है क्विकर डिसीजन, क्विकर इम्प्लीमेंटेशन। आज का नीड ऑफ द आवर वो है। हम जितना तेज डिसीजन करेंगे, जितना तेज इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उतना ही इनोवेशन होगा, उतना ही बजट में इनोवेटिव पॉइंट्स अगली बार हम रख पाएंगे, क्योंकि बजट
पिछले साल के बेस पे होता है। इस साल मैंने क्या काम करा, अगर उसमें कुछ इनोवेशन हो गई तो डेफिनेटली अगले साल विद्याशंकर जी से जब बात होगी तो कुछ ऐसे इनोवेटिव पॉइंट दिखेंगे कि वो बहुत अच्छे होंगे। जी बिल्कुल, तो काफी आशावादी नजर आ रहे हैं अमन जी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगले साल जब चर्चा होगी तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल ये कहता है क्विकर डिसीजन और क्विकर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो विद्याशंकर जी ने उठाया विनोद जी, वो ये जरूर है कि जहां पर हम टैक्स की बात करते हैं, टैक्स पेयर्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कमाते 10 करोड़ हैं, दिखाते 10 लाख हैं। ये वो बिंदु है या ये कहें कि ये वो पॉइंट है जहां पर सरकार को बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं और कई नहीं, अगर हम उनके परसेंटेज की बात करें तो वो परसेंटेज बहुत ज्यादा है, टैक्स पेयर ना के बराबर परसेंटेज है। देखिए, ऐसा उस पर तो सुप्रीम कोर्ट से भी भारत सरकार कई बार डांट खा चुकी है कि आप क्यों नहीं इस ब्लैक मनी के ऊपर कोई ऐसा एसआईटी क्रिएट करते। तो आते ही नो डाउट मोदी जी ने एक कदम उठाया, वो मजबूरी का था या कैसा था, क्योंकि कंटेम्प्ट पिटीशन लग चुकी थी, वो अगर नहीं उठाया जाता तो इमेज उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो आते ही जो पहला कदम था वो शायद एसआईटी फॉर्मेशन का था। तो मैं विद्याशंकर जी के साथ पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि बहुत लोग हैं जो 10 करोड़ इनकम कमाते हैं और दिखाते 10 लाख है। वो समय विद्याशंकर जी अब नहीं रहा है, वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। मैं इसमें पूरी तरह से आशावादी और बड़ी जिम्मेवारी के साथ अपनी बात को कह रहा हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद मेरे साथ ऐसे मौके बहुत बार आते हैं। आज सरकार के पास ऐसे बहुत टूल्स हैं जिसके अंदर एक्सपेंडिचर को जो है वो कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जिसके बेसिस पर वो आपकी इनकम पर पहुंच जाते हैं। अब वैसा नहीं रहा कि आप जो भेज देते हैं, जो रिटर्न आप फाइल करते हैं वही सफिशिएंट है। आपके एक्सपेंडिचर पर भी सरकार की उतनी ही नजर है जिससे वो आपको वहां से डिटेल्स ले लेते हैं। तो इतना तो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत जरूर है, अभी प्रॉब्लम्स हैं। अभी ऐसा नहीं कि कंट्री से कोई ब्लैक मनी खत्म हो गया, मैं ऐसा कहूंगा तो मैं बहुत बड़ा एक झूठ के आवरण में अपने आप को डालूंगा। ब्लैक मनी आज भी जनरेशन है, आज भी जनरेशन होता है उसकी। इससे भी लड़ना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि सरकार इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण कदम उठाती है। लेकिन इस बीच अगर हम सरसरी तौर पर देखें तो सरकार ने ये कोशिश जरूर की है कि जो कमा रहे हैं उनके पास पैसा ज्यादा रहे, वो निवेश करें। जिस तरीके से अगर हम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट की एक बार आपको फिर से बता देते हैं, इसे 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसको 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। एटीसी में अब आपको टैक्स छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। और वहीं हाउसिंग लोन में ब्याज में राहत जो आपको मिलती थी 1.5 लाख पर, अब वो राहत आपको बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। इसके अलावा कई चीजें आपके लिए सस्ती हुई हैं। जो चीजें सस्ती हुई हैं वो है विदेशी शॉपिंग। 45,000 रुपए तक की आप विदेशी से सामान ला सकते हैं। यहाँ पर 19 इंच के एलईडी एलसीडी आपके लिए सस्ते हो गए हैं। स्टील सस्ता हुआ है, कंप्यूटर के पार्ट सस्ते हुए हैं। शूज जो है 500 से लेकर 1,000 रुपए तक के, उन पर जो है वो सस्ते हुए हैं। सौर ऊर्जा के उपकरण सस्ते हुए हैं। लेकिन महंगाई जहां पर आपको मारेगी वो उन लोगों के लिए है जो सिगरेट पीना पसंद करते हैं। उन्हें अब सिगरेट बहुत महंगी मिलने वाली है। साथ ही तंबाकू के उत्पाद हो गए, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, सिगार और रेडीमेड कपड़े, ये अब महंगे होने वाले हैं। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की गई है। 7 महीने का अब वक्त है, जिस तरीके से विनोद जी ने भी कहा और साथ ही अमन जी ने जिस तरीके से कहा कि काफी इनोवेटिव है। अब जरूरत है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, कितने तेज कदम बढ़ाए जाते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अमन जी, आप चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बजट पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। Bridgestone, rubber tracks at lowest price. For more details and queries, contact phone numbers available on your screen. उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Some may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिन में जोश लाए। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com.
साइज। ये मेहरबानी किस लिए? अपने लिए बना रहा था तो शर्ट चाहिए। लुक एट योर साइज। परफ्यूम। अबे तो बोल ना। आई वॉज थिंकिंग अपने रिलायंस डिजिटल टीवी पे जो हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट किए ना, उसके बदले हम कुकरी वाला चैनल ले लेते हैं। कम ऑन यार गाइस। रिलायंस डिजिटल टीवी का कोई भी चैनल पैक खरीदने पर मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। कलेक्ट करो और बाद में किसी भी चैनल पैक से रिडीम करो। रिलायंस। खबर चाहे जैसी हो, सियासी उठापटक से लेकर खेल के मैदान तक, कुदरत के कहर से जुर्म के जाल तक, सेंसेक्स के संग्राम से बॉलीवुड के बवंडर तक, त्योहारों के रंगों से आस्था के समंदर तक, बयानों से लेकर बहस तक, दिन की हर खबर पर हम रखते हैं पैनी नजर। हमारे अनुभवी जर्नलिस्ट करते हैं खबरों की बारीकी से तहकीकात, तब जाकर वो बनती है कुछ खास। खास खबरों का खास प्रोग्राम, स्पेशल एजेंडा, शाम 8:30 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Some may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A to Z न्यूज में। आपके साथ मैं निहिता और आज एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। जी हां, आज नरेंद्र मोदी सरकार का पहला आर्थिक बजट पेश हो गया है। बहुप्रतीक्षित बजट इसे कहा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान वो कह रहे थे कि अच्छे दिन हम लाएंगे और उस तरह के कदम उठाए जाएंगे। बेशक कड़वी दवाई हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में काफी फायदेमंद बजट होगा और बजट आज जारी हो चुका है। तमाम छोटे मोटे जो पहलू हैं, जो न्यूआंसेस है बजट में, आज जो कुछ भी सामने आया है इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद है। संजय जैन आर्थिक विशेषज्ञ हैं और साथ ही मेरे साथ विनोद रावल जी भी जुड़े हुए हैं, आर्थिक विशेषज्ञ। उनसे हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खास रहा है आज के इस बजट में। सबसे पहला सवाल मेरा विनोद रावल से है। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो बजट पेश हुआ है नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट, कितने अंक दे रहे हैं आप इसे? आज तो नंबर बहुत ज्यादा है इनके, 10 में से 7 नंबर इनको दे सकते हैं हम, क्योंकि बहुत कम समय में बजट को प्लान करना था। 40 दिन के अंदर बजट प्लान होना था सिर्फ, और क्या क्या उस पर इनोवेटिव आइडियाज का स्टार्ट किया जा सकता है। इनोवेटिव आइडियाज नहीं, आइडिया सिर्फ दिए जा सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं है 7 महीने के अंदर। सिर्फ 7 महीने का बजट है, ये इंटरिम बजट कह सकते हैं आप इसको। तो आप ये कह सकते हैं कि एक संतुलित बजट है, जितना इस छोटे पीरियड में किया जा सकता था शायद मेरे ख्याल से उन्होंने कोशिश की है। जी 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 जी, और आप क्या कहेंगे सर? नंबर मैं 8 नंबर देना चाहूंगा। जी जी, 8 नंबर देना चाहेंगे क्योंकि मार्केट फ्रेंडली बजट है जी, और काफी पॉजिटिव बजट है। इकोनॉमी धीरे धीरे पॉजिटिव बढ़ रही है और स्टॉक मार्केट के लोगों को काफी पसंद आया बजट जी। आज सेंसेक्स भी 400 पॉइंट ऊपर रैली कर रहा है। जी, जी, जी। रिटेल इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी जा रही है। इंडिया में काफी FFIs का फ्लो आने का एक्सपेक्टेशन बढ़ता जा रहा है।
कहा जा रहा था और जिस तरह से हमने देखा कि जब नरेंद्र मोदी सरकार भी आई थी उस दौरान मार्केट खूब अच्छे से सैर कर रहा था, लगातार ऊंचाइयां सर कर रहा था। पिछले हमने 2 दिन में देखा जिस तरह से मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा था, 25 से 27 का आंकड़ा छू गया। कल हमने देखा लगातार मार्केट है उसका जो डाउनफॉल शुरू हुआ। आज बजट के बाद जो असर हुआ है मार्केट पर, इस पर इसको क्या कहते हैं आप? देखिए, आपको ना मार्केट को समझना पड़ेगा जी। मार्केट बुल फेस में है जी। बुल फेस में आपको बाय ऑन डिप्स करना है जी। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अभी स्टार्ट हुआ है जी। मोदी सरकार यहाँ पे 5 साल के लिए है जी। और अभी तो हमें 3 महीने भी नहीं हुए 5 साल के लिए। अगर लॉन्ग टर्म बुल फेस में जी, जी। अगर आपको पैसा बनाना है तो यू हैव टू बाय ऑन डिप्स। जी। गवर्नमेंट का विजन बिल्कुल क्लियर है जी। मोदी जी की एक ही विजन है कि फोकस करो काम पे और ग्रोथ दो इंडिया को। जी जी जी। जेटली जी ने वही ही पूरा किया है, सारे सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, इंडिविजुअल्स को, इंडस्ट्रीज को, बिजनेस को, सारे पॉजिटिव अनाउंसमेंट हैं। जी, चलिए बजट में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, उस पर अगर सरासरी नजर डाल दें, क्या कुछ खास रहा है? आज के जो बजट में सस्ता सामान है, खासतौर पर जो जूते हैं, अगर चाहे वो इम्पोर्टेड हो एक्सपोर्टेड हो, वो उसमें कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, वो सस्ते हुए हैं। साबुन सस्ता हुआ है, रेडीमेड कपड़े और कॉस्मेटिक है, महिलाएं शायद खुश हो रही होंगी, वो सस्ता हुआ है। मोबाइल फोन सस्ता हुआ है, हालांकि जब पिछले बजट में हमने देखा था जो इंडियन मेड मोबाइल है उसको काफी हद तक सस्ता कर दिया गया था पिछले बजट में, यानी कि यूपीए सरकार के बजट की बात करें। कंप्यूटर लैपटॉप सस्ते हुए, पिछली बार भी हमने यही देखा था। तेल साबुन है ही, साथ ही जो एलईडी एलसीडी टीवी है 9 इंच से कम के, वो सस्ते हुए हैं। महंगा क्या हुआ है अगर इसकी बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स महंगे हो गए हैं, साथ ही इस पर जो एक्साइज ड्यूटी है 5% है उसे बढ़ाई गई है। स्टील का बना हुआ सामान महंगा हो गया, कोयला महंगा हो गया। खास तौर पर जब बजट भाषण